नमस्कार दोस्तों, CIS कंपटीशन कोचिंग में आपका स्वागत है। इस दीपावली के शुभ अवसर पर आपको हार्दिक शुभकामनाएं, धन्यवाद। चलिए देखिए, आज हम आप लोगों को भौतिक विज्ञान के एक विशेष टॉपिक पर डिस्कस करेंगे, जिस चैप्टर का नाम है गति। आज आप लोग पढ़ेंगे गति क्या होता है और इसके समीकरण क्या होते हैं, न्यूटन ने गति के लिए क्या बताया। तो ध्यान दीजिए, सबसे पहले गति क्या होता है। किसी भी वस्तु की स्थिति में समय के साथ अगर परिवर्तन होता है तो कहा जाएगा वस्तु क्या है, गतिमान अवस्था में है। ठीक, तो सबसे पहले आप जैसे वाहनों का चलना हो गया, वाहनों का चलना का मतलब क्या हुआ, स्थानांतरण हुआ। जब कोई वस्तु एक स्थान से दूसरे स्थान स्थानांतरित होती है तो कहा जाएगा वस्तु क्या है, गतिमान अवस्था में है। ठीक, तो हम बात करते हैं गति से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं के बारे में। वो बिंदु क्या है, सबसे पहले आप जानेंगे कि दूरी क्या होता है। जब तक दूरी आपको नहीं क्लियर होगा तब तक गति के बारे में आप कुछ भी नहीं ज्ञात कर सकते हैं। तो दूरी क्या है, दूरी में बताया जाता है कि किसी गतिमान वस्तु द्वारा निश्चित समय में तय किए गए रास्ते की लंबाई वस्तु की क्या कहलाती है, दूरी कहलाती है। अब देखिए, जैसे कोई पॉइंट ए है, कोई भी वस्तु है वह ए पॉइंट से चलना स्टार्ट करती है और कहाँ जाती है, बी पॉइंट पर। कहाँ जाती है, बी पॉइंट पर। तो आपने देखा क्या कि समय के अनुसार वस्तु की दिशा में क्या हो रहा है, परिवर्तन हो रहा है। जब वस्तु की दिशा में परिवर्तन हो रहा है तो कहा जाएगा वस्तु क्या है, एक यहाँ पे देखो, जैसे समय के अनुसार दिशा बदल रहा है तो दूरी क्या हो जाएगी, आपकी अदिश राशि हो जाएगी। क्या हो जाएगी, अदिश राशि हो जाएगी। फिर इसके बाद बात होती है मात्रक की, तो दूरी का मात्रक क्या हो जाएगा, मीटर हो जाएगा। तो देखिए, ध्यान दीजिए, दूरी की परिभाषा क्या मिली आपको। दूरी की परिभाषा में आपको बताया गया कि किसी गतिशील वस्तु द्वारा निश्चित समय में तय किए गए रास्ते की लंबाई वस्तु की क्या कहलाती है, दूरी कहलाती है। यह एक अदिश राशि है। कैसे हुआ, देखिए, कोई भी वस्तु है, यहाँ पे गति के दौरान, अब यहाँ पे समय के अनुसार क्या हो रही है, दिशाएं बदल रही हैं। तो जब दिशा निश्चित नहीं हुआ या कोई एक कांस्टेंट दिशा नहीं हुआ तो ऐसे कंडीशन में वह राशि क्या होती है, अदिश होती है। क्लियर। दूसरा क्या होता है, दूरी के बाद विस्थापन की मैं बात करता हूँ। तो विस्थापन क्या होता है, देखो, विस्थापन डिस्प्लेसमेंट की अगर बात किया जाए तो किसी गतिशील वस्तु के प्रारंभिक और अंतिम बिंदुओं के बीच की न्यूनतम लंबवत दूरी वस्तु का क्या कहलाती है, विस्थापन कहलाती है। जैसे मान लो ये कोई वस्तु है, वह ए पॉइंट से चलती है, बी पॉइंट जाती है, तो इसका इनिशियल और फाइनल पॉइंट जो होता है, माने प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदुओं के बीच की ये न्यूनतम लंबवत दूरी क्या कहलाएगी, उस वस्तु का विस्थापन कहलाएगी। उस वस्तु का क्या कहलाएगी, विस्थापन कहलाएगी। फिर से ध्यान दो, यहाँ पे विस्थापन को बताया जाता है कि किसी गतिशील वस्तु द्वारा प्रारंभिक और अंतिम बिंदुओं के बीच की न्यूनतम दूरी वस्तु का विस्थापन कहलाती है। यह एक सदिश राशि होता है। क्यों सदिश होता है, क्योंकि यहाँ पे दिशा क्या है, निश्चित है। माने इनिशियल से कहाँ जाना है, फाइनल जाना है। माने प्रारंभिक बिंदु से अगर अंतिम बिंदु पे जाना है तो ऐसे कंडीशन में इसकी दिशा क्या हो गई, निश्चित हो गई। तो हम कह सकते हैं कि किसी गतिशील वस्तु के द्वारा प्रारंभिक और अंतिम बिंदुओं के बीच की न्यूनतम लंबवत दूरी वस्तु का क्या कहलाएगी, विस्थापन कहलाएगी। और इसका भी मात्रक क्या होता है, मीटर होता है। क्यों, क्योंकि दूरी का मात्रक, लंबाई का मात्रक मीटर होगा, तो दूरी भी एक लंबाई है, विस्थापन भी एक लंबाई है, इसलिए दोनों का ऐसा ही मात्रक क्या हो जाएगा, मीटर हो जाएगा। क्लियर है। अब इसके बाद बात होती है चाल की। चाल क्या होता है, देखो, चाल का मतलब हो गया स्पीड से। चाल, स्पीड क्या होता है, किसी भी गतिशील वस्तु द्वारा एकांक समय में चली गई दूरी,
किसी गतिशील वस्तु द्वारा एकांक समय में चली गई दूरी वस्तु का क्या कहलाती है? चाल कहलाती है। माने आप समझिए चाल इज इक्वल टू होता है दूरी बटा समय। चाल बराबर क्या होता है? दूरी बटा समय होता है। अगर समय को आपने एकांक कर दिया तो ऐसे कंडीशन में चाल जो होगा वह दूरी के बराबर हो जाएगा। कैसे हो जाएगा? यस स्पीड यस इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम टी। यदि आपने टी इज इक्वल टू 1 कर दिया तो ऐसे कंडीशन में यस क्या हो जाएगा? डी की इक्वल हो जाएगा। यहीं से इसकी परिभाषा बनी कि विस्थापन परिवर्तन दूरी परिवर्तन की दर को भी हम क्या कहते हैं? चाल कहते हैं। या आप कह सकते हैं कि किसी गतिशील वस्तु द्वारा एकांक समय में चली गई दूरी वस्तु की क्या कहलाती है? चाल कहलाती है। अब बात ये आती है चाल का मात्रक क्या होता है? तो दूरी का मात्रक मीटर होता है और समय का मात्रक सेकंड होता है। तो दूरी प्रति, यहाँ देखो दूरी का मात्रक मीटर, समय का मात्रक सेकंड, तो मीटर प्रति सेकंड किसका मात्रक बना? चाल का मात्रक बना। अब बात ये आती है कि चाल अदिश राशि है या सदिश राशि है। तो आप समझिएगा कि चाल एक अदिश राशि है क्योंकि यह दूरी से प्राप्त राशि है, इसलिए यह क्या होगा? एक अदिश राशि होगा। क्लियर है? अब हम बात करते हैं, देखो यहाँ पे वेग की बात होगी। वेग की बात क्या है? वेग किसे कहते हैं? तो आप जानिएगा वेग जो है वह विस्थापन से प्राप्त राशि है, इसलिए यह क्या, चलिए देखिए वेग की बात करें तो वेग क्या होता है? विस्थापन परिवर्तन की क्या, परिवर्तन का जो समय होता है वही क्या कहलाता है? विस्थापन परिवर्तन बटे समयांतराल इसको बोलते हैं। समयांतराल, विस्थापन परिवर्तन बटे समयांतराल जो होता है यही क्या होता है? वेग होता है। माने आप ये भी कह सकते हैं कि विस्थापन परिवर्तन की दर को हम क्या कहते हैं? वेग कहते हैं। अब वेग क्या होता है? सदिश होता है कि अदिश होता है? तो यह विस्थापन से प्राप्त राशि है, यह एक सदिश राशि होगा। क्या होगा? एक सदिश राशि होगा और इसका मात्रक जो होगा वह मीटर प्रति क्या हो जाएगा? सेकेंड हो जाएगा, मीटर प्रति सेकेंड। अब बात होती है कि यहाँ पे देखो इसका बीमी सूत्र होगा LT-1। क्या होगा? LT-1 हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, मैंने आपको बता दिया कि वेग क्या है, तो आप सीधा सीधा बता सकते हैं कि विस्थापन परिवर्तन की समय दर को हम वेग कहते हैं। यह एक सदिश राशि होता है, इसका बीमी सूत्र LT-1 होता है, इसका मात्रक मीटर प्रति सेकंड होता है। क्लियर? अब देखो एक राशि होता है त्वरण। क्या होता है? त्वरण होता है। देखो त्वरण क्या होता है? आप बता सकते हैं कि वेग परिवर्तन की समय दर को हम क्या कहते हैं? त्वरण कहते हैं। माने वेग परिवर्तन बटे क्या हो गया? वेग परिवर्तन बटे समयांतराल। देखिए यहाँ पे वेग परिवर्तन बटे समयांतराल को ही क्या कहते हैं? त्वरण कहते हैं। यह एक क्या होता है? सदिश राशि होता है। इसका मात्रक की अगर बात करें तो इसका मात्रक जो होगा वह मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर होगा। क्या होगा? मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर होगा। ध्यान दो, यहाँ पे त्वरण जैसे बात किया गया, त्वरण क्या होता है तो आप बताओगे वेग परिवर्तन की समय दर को हम क्या कहते हैं? त्वरण कहते हैं। मान लीजिए कोई भी गतिमान वस्तु है, उसका प्रारंभिक वेग क्या है? u मीटर पर सेकेंड है और t समय के बाद इसका अंतिम वेग कितना हो जाता है? v मीटर पर सेकेंड हो जाए तो ऐसे कंडीशन में त्वरण बराबर निकालेंगे तो v माइनस यू अपान क्या हो जाएगा? t हो जाएगा। माने वेग परिवर्तन की समय दर को ही क्या कहा जाता है?
त्वरण कहा जाता है। त्वरण एक सदिश राशि होता है, इसका मात्रक मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। देखिए यहाँ पे इसको आप लाइक और सब्सक्राइब करिएगा इस चैनल को, और साथ साथ जो है इसको अपने मित्रों को शेयर करिएगा, क्योंकि एनटीपीसी के लिए यहाँ से 2 क्वेश्चन अवश्य आ सकता है। कैसे? क्योंकि गति अगर नहीं समझ में आया तो आपको इसके आगे के चैप्टर समझ में नहीं आएंगे। कैसे नहीं आएंगे? जैसे गति से गति का समीकरण बना है, समीकरण के बाद नियम बना है, नियम के बाद गुरुत्वाकर्षण बना है, तो इससे रिलेट जितने भी टॉपिक हैं हर टॉपिक का संबंध इस टॉपिक से अवश्य होगा। इसलिए इस चैप्टर को बहुत ध्यान से पढ़िए। मैंने आपको क्या क्या बताया एक बार फिर से रिकॉल कर देते हैं, ध्यान देना। इसमें सबसे पहले आप जानेंगे गति संबंधित महत्वपूर्ण बिंदु को। गति संबंधी महत्वपूर्ण बिंदु, इसमें सबसे पहला पॉइंट आपको मैंने बताया अभी दूरी। तो दूरी में आप जानेंगे कि निश्चित समय में किसी गतिशील वस्तु द्वारा तय किए गए रास्ते की लंबाई दूरी कहलाती है। माने आपको बता दिया गया कि निश्चित समय में किसी गतिशील वस्तु द्वारा तय किए गए रास्ते की लंबाई वस्तु की क्या कहलाती है? दूरी कहलाती है। यह देखो यहाँ से आपका जो क्वेश्चन बनेगा, एक बनेगा दूरी क्या है, सदिश है या अदिश? तो आपका आंसर होगा यह एक अदिश राशि है, अदिश राशि। दूसरा आपका ये बनेगा, इसका मात्रक या SI मात्रक पूछा जाएगा, तो इसका SI मात्रक हो जाएगा मीटर। इसका बीमी सूत्र पूछा जाएगा तो इसका बीमा क्या हो जाएगा? यल। इतनी बातें क्लियर हैं। दूरी की परिभाषा हो गई, यह एक अदिश राशि है, इसका SI मात्रक मीटर होता है, इसका बीमी सूत्र यल होता है। ठीक इसी तरह से दूसरा पॉइंट आप जानोगे विस्थापन। विस्थापन क्या होता है? किसी गतिशील वस्तु, किसी गतिमान वस्तु द्वारा तय किए गए प्रारंभिक तथा अंतिम बिंदुओं के बीच की न्यूनतम दूरी। किसी गतिमान वस्तु द्वारा तय किए गए प्रारंभिक और अंतिम बिंदुओं के बीच की न्यूनतम दूरी वस्तु का क्या कहलाती है? विस्थापन कहलाती है। यह आपका सदिश राशि होता है। क्या होता है? सदिश राशि होता है। और इसका SI मात्रक क्या होता है? मीटर होता है, और बीमा यल होता है। ठीक, 2 बातें क्लियर हो गई इसकी। अब इसके बाद देखिए तीसरा पॉइंट आप जानेंगे। तीसरे पॉइंट में आप समझिएगा, चाल की बात हम करते हैं। चाल, स्पीड क्या होता है? ध्यान दो,
किसी गतिमान वस्तु द्वारा, किसी गतिमान वस्तु द्वारा एकांक समय में चली गई दूरी वस्तु की क्या कहलाती है? चाल कहलाती है। ठीक, माने यहां पे आप कह सकते हो चाल बराबर होता है दूरी बटे क्या? समय। मतलब d अपान क्या हो गया? t। अगर आपने t को 1 बना दिया तो दूरी चाल की क्या हो जाएगी? बराबर हो जाएगी। क्लियर है ना? समझ में आ गया? समझ में आ रहा है? देखो एक पॉइंट और समझ लो, यहां पे चाल की बात करते हैं तो चाल क्या होता है? दूरी परिवर्तन की दर होता है। जैसे जैसे दूरी परिवर्तित होगा समय के अनुसार, उसी आधार पे चाल में भी क्या हो जाएगा? परिवर्तन हो जाएगा। ठीक, इसके बाद आता है वेग। वेग में आप क्या जानेंगे? वेलोसिटी क्या होता है? वेलोसिटी में आपको बताया जाता है कि किसी गतिमान वस्तु द्वारा, ठीक है, विस्थापन परिवर्तन की दर को ही क्या कहते हैं? वेग कहते हैं। माने जैसे कोई गतिशील वस्तु है, ठीक, इसकी पहले परिभाषा देख लीजिए, डायरेक्ट आप समझिएगा इसको। विस्थापन परिवर्तन की दर, विस्थापन परिवर्तन की दर, विस्थापन परिवर्तन की दर को हम क्या कहते हैं? वेग कहते हैं। जैसे किसी गतिमान वस्तु का प्रारंभिक वेग u हो और t समय बाद वेग क्या हो जाए? v मीटर पर सेकंड हो जाए, तो ऐसे कंडीशन में देखो, यहाँ पे देखो, एक मिनट, जैसे वेग की बात किया तो s1 मान लो, किसी वस्तु का प्रारंभिक विस्थापन क्या था? s1 था, और t समय के बाद विस्थापन क्या हो जाए? s2 हो जाए। तो यहाँ से वेग जब फाइंड करोगे तो s2 माइनस s1 अपान क्या हो जाएगा? t। ऐसे समझिए, माने यहाँ पे विस्थापन को मैंने s ले लिया, माने किसी वस्तु का प्रारंभिक विस्थापन, माने कुछ समय में विस्थापन s1 हुआ और t समय के बाद पश्चात विस्थापन s2 हो जाए, तो ऐसे कंडीशन में अगर वेग निकालना है आपको तो दोनों विस्थापनों का अंतर बटे समय कर देंगे, वही क्या हो जाएगा? वेग आ जाएगा मीटर पर सेकंड में। माने वेग का मात्रक क्या होता है? मीटर पर सेकंड होता है, और यह एक सदिश राशि होता है। वेग हो गया। त्वरण की परिभाषा नोट कर लो, शेयर इसको जरूर करिएगा आप लोग, ठीक है। इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब भी करिएगा, साथ साथ अपने दोस्तों को शेयर करिएगा, जिससे एनटीपीसी के एग्ज़ाम तक आपकी प्रिपरेशन अच्छी हो जाए, ठीक है। साइंस के जितने भी क्वेश्चन आए आप अच्छे से कर सको। यहाँ पे आप समझो, त्वरण की बात करते हैं, एक्सीलरेशन क्या होता है, ध्यान देना। त्वरण का मतलब होता है वेग परिवर्तन की दर। वेग परिवर्तन की दर ही क्या कहलाती है? दर, त्वरण कहलाती है, ठीक। बस इतना डिफिनीशन सफिशिएंट है आपके लिए कि वेग परिवर्तन की दर को ही हम क्या कहते हैं? त्वरण कहते हैं। अब देखो, इसको दो प्रकार से वेग के आधार पर इसको दो वर्गों में बांट दिया गया। एक को कहा गया धनात्मक त्वरण। क्या कहा गया? धनात्मक त्वरण। इसको प्लस ए से लिखते हैं। इसे त्वरित त्वरण भी कहा जाता है, या इसी को क्या कहते हैं? त्वरित त्वरण। ध्यान देना, माने धनात्मक त्वरण किसके आधार पर आया? वेग के आधार पर आया। यदि समय के साथ किसी वस्तु का वेग बढ़ रहा हो, यदि समय के साथ क्या हो रहा हो? यदि समय के साथ किसी वस्तु का वेग बढ़ रहा हो,
किसी वस्तु का वेग बढ़ रहा हो तो वस्तु में उत्पन्न त्वरण धनात्मक होगा। जैसे कैसे समझोगे? जैसे किसी वस्तु का प्रारंभिक वेग u बराबर जो है 5 मीटर पर सेकेंड था, 2 सेकेंड के बाद इसका वेग क्या हो जा रहा है? 10 मीटर पर सेकेंड हो जा रहा है। तो आपने देखा 5 से क्या हो गया? 10 हो गया। इसका मतलब समय के अनुसार वेग क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। तो वस्तु में उत्पन्न त्वरण क्या होगा? धनात्मक लिया जाएगा। इसी को हम क्या कहते हैं? त्वरित त्वरण भी कहते हैं। ठीक। नेक्स्ट आपका क्या है? दूसरे नंबर पे आपका आता है ऋणात्मक त्वरण। क्या आता है? ऋणात्मक जस्ट इसका उल्टा होता है। जैसे देखो यहाँ पे ऋणात्मक त्वरण, इसी को हम कहते हैं मंदन। क्या कहते हैं? मंदन। ध्यान दो, कभी कभी पूछ लेता है मंदन का मात्रक क्या होता है, तो आप बताओगे जो त्वरण का मात्रक होता है वही किसका मात्रक होता है? मंदन का भी। इसका मतलब मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। ठीक। देखो ऋणात्मक क्या होता है? यदि किसी वस्तु का वेग समय के साथ घट रहा हो, समय के साथ क्या हो रहा हो? घट रहा हो, तो वस्तु में उत्पन्न त्वरण क्या होगा? ऋणात्मक होगा। और इसी को आप क्या कहते हो? मंदन कहते हो। क्या कहते हो? मंदन। अब जैसे देखो कैसे आप बताओगे? जैसे कोई वस्तु 10 मीटर पर सेकेंड के वेग से जा रही थी और कुछ समय पश्चात माने t बराबर 2 सेकेंड के पश्चात ये क्या हो जाती है? 3 मीटर पर सेकेंड हो जाती है। तो इसका मतलब 10 से कहाँ हो गया? 3 हो गया। इसका मतलब वेग क्या है? समय के साथ घट रहा है। तो आप कहोगे क्या कि वस्तु में उत्पन्न त्वरण कौन सा होगा? ऋणात्मक होगा। इसका मतलब मंदन हो रहा है। ठीक। समय के साथ यदि किसी वस्तु का वेग घट रहा हो तो वस्तु में उत्पन्न त्वरण ऋणात्मक होगा। इसी को मंदन कहा जाता है। जैसे एग्जाम्पल ये भी है आपका कि यदि कोई कार है, वह 10 मीटर पर सेकेंड के वेग से जा रही थी, 2 सेकेंड बाद जो है उसका वेग 3 मीटर पर सेकेंड हो गया, तो ऐसे कंडीशन में उसकी वेलोसिटी क्या हुई? घट गई समय के अनुसार। तो हम कहेंगे त्वरण का क्या हो गया? ऋणात्मक हो गया, माने मंदित त्वरण हो गया। ठीक। अब देखो इतना तो महत्वपूर्ण पॉइंट था गति के बारे में। अब न्यूटन ने क्या किया? इन सभी पॉइंटों को ध्यान में रखते हुए 3 समीकरण दे दिया। वो 3 समीकरण क्या था? यहाँ पे आपका बनेगा न्यूटन के गति के समीकरण। इसमें देखो न्यूटन के गति के समीकरण में पहला समीकरण इनका था v बराबर u प्लस माइनस AT। देखो यहाँ पे प्लस तब लगाना है जब त्वरण धनात्मक हो, माने समय के अनुसार वेग बढ़ रहा हो, और माइनस कब लगाना है? जब समय के साथ वेग घट रहा हो। दूसरा समीकरण क्या होता है? s बराबर ut प्लस माइनस 1/2 AT स्क्वायर। s बराबर ut प्लस माइनस हाफ AT स्क्वायर, यह न्यूटन के गति का दूसरा समीकरण है। तीसरा क्या होता है? v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस माइनस 2as। ये न्यूटन के गति का कौन सा समीकरण है? तीसरा समीकरण है। ध्यान देना, माने पहला समीकरण तब अप्लाई होगा जब दूरी एब्सेंट होगा, दूरी क्या होगा? नहीं दिया रहेगा। दूसरा तब अप्लाई करेंगे जब अंतिम वेग ना दिया हो।
ये अंतिम वेग अगर ज्ञात ना हो वस्तु का तो दूसरा समीकरण लगाएंगे। तीसरा तब अप्लाई करेंगे जब समय अब्सेंट हो, समय क्या हो, ज्ञात ना हो, तो न्यूटन के गति का कौन सा समीकरण लगेगा, तीसरा समीकरण लगेगा। आप समझ लो, जहां आप जानते रहिएगा जो वेरिएबल लिखा गया है उसको क्या कहेंगे। जैसे u है तो यह वस्तु का प्रारंभिक वेग है, प्रारंभिक वेग हो गया। v क्या है, वस्तु का अंतिम वेग है। a क्या है, त्वरण है। s क्या है, दूरी है। t क्या है, समय है। ठीक, यहाँ देख लीजिए t क्या है, समय है। इस तरह से आपने देखा कि न्यूटन के गति के समीकरण में u v a s का बहुत बड़ा रोल है। आप समझिएगा कि न्यूटन ने ये तो दिया किसके आधार पे, जब कोई वस्तु सरल रेखा में क्षैतिज गति कर रही है तो उसके लिए ये 3 समीकरण लगाए जाएंगे। मान लीजिए किसी वस्तु को अगर आपने ऊपर से नीचे गिराया या नीचे से ऊपर फेंक दिया तो ऐसे कंडीशन में भी न्यूटन के गति के समीकरण कार्य करेंगे, जिसको हम कहते हैं गुरुत्वीय त्वरण के अधीन न्यूटन के गति के समीकरण। ये समीकरण क्लियर हो गया। अब देखो दूसरा आपको जानना है गुरुत्वीय त्वरण के अधीन न्यूटन के गति के समीकरण। गुरुत्वीय त्वरण के अधीन न्यूटन के गति के समीकरण। इसमें एक पॉइंट आप जान जाओ, जैसे अगर किसी वस्तु को आप ऊपर से नीचे गिराते हो तो ऐसे कंडीशन में g का मान धनात्मक होता है। जब किसी वस्तु को नीचे से ऊपर फेंकते हो तो ऐसे कंडीशन में g का मान ऋणात्मक होता है। माने गुरुत्वीय त्वरण का मान धनात्मक कब होता है, जब किसी वस्तु को ऊपर से नीचे फेंकते हैं या गिरा देते हैं, और ऋणात्मक कब होता है, जब नीचे से आप उसको ऊपर फेंकते हो। तो इसके आधार पर भी न्यूटन ने क्या किया, 3 समीकरण दिया। पहला उनका था v बराबर u प्लस माइनस जी टी था, ये पहला समीकरण हो गया उनका। दूसरा समीकरण था h बराबर u t प्लस माइनस 1/2 जी टी स्क्वायर। और इनका तीसरा समीकरण v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस माइनस 2gh। ये न्यूटन ने क्या किया कि गुरुत्वीय त्वरण के आधार पर 3 समीकरण दिए। केवल करना क्या है आपको, जो इनका रेखीय गति के लिए था वही गुरुत्वीय त्वरण के अधीन भी है। बस अंतर क्या है कि इन्होंने यश को जो है h से रिप्लेस कर दिया और a को जो है वो g से रिप्लेस कर दिया। दोनों का अंतर है। माने आप समझ लीजिए न्यूटन ने गति के कुल कितने समीकरण दिए, तो 3 समीकरण दिए, जिसमें पहला उनका था v बराबर u प्लस माइनस ए टी, दूसरा था s बराबर u t प्लस हाफ जी टी ए टी स्क्वायर, तीसरा था v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as। जहां आप जानेंगे u क्या होता है, वस्तु का प्रारंभिक वेग होता है, v क्या होता है, वस्तु का अंतिम वेग होता है, t क्या होता है, समय होता है, s क्या है, दूरी है, a क्या है, त्वरण है। इसके आधार पर न्यूटन ने क्या किया, 3 समीकरण दिए। अब हम बात करते हैं, यदि कोई वस्तु गतिमान है तो वह t समय में कितना दूरी तय करेगी। यदि कोई वस्तु गतिमान है तो t समय में कितना दूरी तय करेगी, उसके लिए क्या व्यंजक है। तो यहाँ पर आपका होगा t समय में
टीवें समय में वस्तु द्वारा चली गई दूरी का व्यंजक, चली गई दूरी यस टी बराबर होता है u प्लस 1/2 a 2t - 1, जहाँ u क्या है, प्रारंभिक वेग है, a क्या है, त्वरण है, t क्या है, समय है, और यस टी क्या है भाई, टीवें समय में चली गई दूरी। चलो ध्यान दो, ये तो हो गया गति के समीकरण से संबंधित जितने तथ्य थे, एकदम रट लो। रटने का मतलब एकदम पूरी तरह से आपको ये दिमाग में फीड हो जाए तो समझ लेना कि ये टॉपिक आपका तैयार है। इसमें करना क्या है, सिंपल सी डिफिनीशन मैंने बताया है गति के बारे में। अगर किसी वस्तु की स्थिति में परिवर्तन होने का मतलब स्थानांतरण होना चाहिए, वस्तु की स्थिति बदलने का मतलब उसका स्थान परिवर्तित होना चाहिए, तब कहा जाएगा वस्तु क्या है, गतिमान अवस्था में है। मेज पर रखी हुई पुस्तक क्या गतिमान अवस्था में है? नहीं। क्यों? क्योंकि वहाँ पर वो स्थिर अवस्था में है, उसका स्थानांतरण नहीं हो रहा है। अगर वही एक मेज से दूसरे तीसरे मेज पे अपने आप चली जाती तो कहा जाता कि वह स्थानांतरित हो रही है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। तो इसके बाद न्यूटन ने क्या किया, उसी अपनी पुस्तक प्रिंसिपिया में गति के नियम का उल्लेख कर दिया। अब गति के नियम आप पढ़ लीजिए क्या होता है। देखो, गति के नियम को जानने से पहले आपको पता होना चाहिए कि बल क्या है। ये नियम तो पढ़ना ही है, लेकिन सबसे पहले आप जानेंगे कि बल क्या है। देखो, बल के बारे में बताया जाता है कि बल वह बाह्य कारक होता है जो किसी वस्तु की स्थिति में परिवर्तन कर देता है या करने का प्रयास करता है, यही तो बल होता है। अगर परिवर्तन कर देता है तो इसका मतलब वह क्या है, असंतुलित बल है। अगर परिवर्तन नहीं हो पाता है वह क्या होगा, संतुलित बल होगा। जैसे अगर कोई वस्तु है, यहाँ देखो, इस पर कई बल काम कर रहे हैं, F1 काम कर रहा है, F2 काम कर रहा है, F3 काम कर रहा है और F4 काम कर रहा है, ठीक। और इसका परिणामी क्या हो जाए, बल 0 हो जाए, तो कहा जाएगा कि ये क्या है, संतुलित बल है। और अगर यही परिणामी जो है वह 0 ना हो तो यह क्या हो जाएगा, असंतुलित बल हो जाएगा। इसी के आधार पर बताया गया कि बल एक क्या होता है, सदिश राशि होता है, जिसका मात्रक होता है। देखो, बल क्या है, एक सदिश राशि है और इसका मात्रक होता है किग्रा मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, या इसी को हम न्यूटन कहते हैं। किग्रा मीटर पर सेकेंड स्क्वायर या क्या होता है, न्यूटन होता है। लेकिन यह कौन सा मात्रक होता है, यह SI मात्रक होता है। क्योंकि भौतिक राशियों को मापने के लिए मैंने 3 पद्धतियां बताई थी, जिसमें आपका ये क्या है, SI पद्धति में अगर पूछा जाए आपसे या MKS की बात किया जाए तो ऐसे कंडीशन में बल का जो मात्रक होगा वह किग्रा मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर होगा, माने किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। इसी को हम न्यूटन कहते हैं। लेकिन अगर यही मात्रक आपका किस में हो जाए, CGS सिस्टम में अगर पूछ लिया जाए कि CGS सिस्टम में बल का मात्रक क्या होता है, तो आप बताओगे ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर, या इसी को हम कहते हैं डाइन। क्या कहते हैं, डाइन कहते हैं, ध्यान देना। अब देखो, अगर आपसे पूछा गया कि 1 न्यूटन बराबर कितने डाइन के होता है, तो 10 घाते 5 डाइन होता है। कितना होता है,
10⁵ डाइन होता है। ये एक न्यूटन में कितना डाइन? तो 10⁵ डाइन होगा। ठीक, अब देखिए, अब इसी के आधार पर न्यूटन का जो प्रथम नियम है, न्यूटन के गति का जो प्रथम नियम है वो क्या है, इसको समझ लो। इसी को जड़त्व का भी नियम कहते हैं और गैलीलियो का भी नियम कहा जाता है। तो ध्यान देना, न्यूटन के गति का प्रथम नियम यही बताता है कि यदि कोई वस्तु विराम में है तो वह विराम में रहेगी और गति में है तो गति में रहेगी, जब तक उस पर कोई बाह्य बल आरोपित न किया जाए। इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे ये बता रहा है कि जड़त्व भी दो तरह का हो गया। एक हो गया विराम की बात कर रहा है, विराम का जड़त्व हो गया, और एक बात कर रहा है गति का, तो गति का जड़त्व हो गया। ध्यान देना, एक हो गया आपका विराम का जड़त्व और एक हो गया आपका गति का जड़त्व। अब विराम का मतलब हो गया कि अगर वस्तु विरामावस्था में ही रहती है तो उसमें किसके कारण विरामावस्था में रहेगी? तो विराम के जड़त्व के कारण रहेगी। और अगर वह अपने गति को बनाए रखेगी तो उसमें कौन सा जड़त्व होगा? गति का जड़त्व होगा। अब देखो, एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ से बनता है। आपने देखा होगा कई किताबों में ऐसा प्रश्न आता है कि आपसे पूछा जाएगा, बताइए बल की परिभाषा न्यूटन के गति के किस नियम से, न्यूटन के गति के किस नियम पर आधारित है? किस नियम पर आधारित है? ध्यान देना, कहा जाए बल की परिभाषा न्यूटन के गति के किस नियम पर आधारित है, तो आप बताएंगे क्या? न्यूटन की बल की परिभाषा न्यूटन के गति के किस नियम पर आधारित है? तो आपका आंसर होगा प्रथम नियम पर। किस पर होगा? प्रथम नियम पर। ध्यान देना, ये प्रश्न बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, कई बार पूछा जाता है, लेकिन लोग क्या बताते हैं कि दूसरे नियम पर या बराबर या में बता देते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। जो बल की परिभाषा है वही न्यूटन के गति के प्रथम नियम की भी परिभाषा को व्याख्या करती है। कैसे करती है? जैसे आपको बता दिया गया कि बल क्या है? वह बाह्य कारक है जो किसी वस्तु की स्थिति में परिवर्तन कर देता है या करने का प्रयास करता है। उसी तरह से पहला नियम क्या कहता है? कोई वस्तु विराम में है तो विराम में रहेगी और गति में है तो गति में रहेगी, जब तक उस पर कोई बाह्य बल आरोपित नहीं होता है। ठीक है, तो आप इस चैनल को अपने दोस्तों, जितने लोग पढ़ने वाले हैं सभी को शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। एनटीपीसी 100% गारंटी है कि जिसमें साइंस के जितने भी क्वेश्चन आएंगे आपका सभी क्वेश्चन हल हो जाएगा। ठीक है, आप आज ही गति का चैप्टर उठा करके देखिएगा, जितना बताया हूँ इससे बाहर नहीं आएगा। ठीक, धन्यवाद, नमस्कार दोस्तों।